नमस्कार दोस्तों, निखिल की नियुक्ति आपूर्ति विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर हुई। निखिल का व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। कुछ व्यक्तित्व ऐसा कि जिसकी ओर उसने मुस्कुरा के देख लिया तो फिर उसकी यह ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। कुल मिलाकर निखिल के घर वाले भी इस बात से परेशान थे कि अगर उसकी ख्याति ऐसे ही फैलती रही तो उसकी शादी कैसे होगी। डांटने और पीटने के सारे तजुर्बे उनके पिताजी उस पर कर चुके थे, मगर बेकार। किस्मत से निखिल को नौकरी इतनी माकूल मिल गई कि रिश्तों की लाइन लग गई। एक बहुत ही खूबसूरत और चंचल सी लड़की मीना से उसकी शादी तय हो गई। निखिल के पिता ने निखिल की दादी की खराब सेहत का हवाला देकर शादी जल्दी ही करवा दी। बहू बहुत सुंदर थी तो निखिल के घर वालों का मान सम्मान रिश्ते बिरादरी में और बढ़ गया। निखिल की नई नौकरी थी और बाद में हनीमून पर भी जाना था तो निखिल को ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। चाहकर भी वह घर नहीं रुक पाया और कुल मिलाकर निखिल शादी के पहले महीने मीना के साथ ज्यादा नहीं रह पाया। अचानक मीना को इन्फेक्शन हो गया और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। पहली बार मायके आने पर उसकी स्थिति देखकर उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने उन दोनों को जमकर झाड़ा। उन्होंने कहा स्थिति इस समय भी गंभीर है और अगर अब भी मीना नहीं आती तो शायद उसका बचना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर ने फिलहाल कुछ महीनों तक काम के लिए साफ मना कर दिया था। अब हालांकि इनकी शादी को केवल 2 महीने ही हुए थे। मीना की मां ने निखिल की मां से राय करके साफ कह दिया कि अब अगले 3-4 महीने मीना अपने मायके में ही रहेगी। निखिल मायूस होकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया। अब तक वह एक छोटे से होटल में महीनेदारी पर कमरा लेकर रह रहा था, इस उम्मीद में कि मीना आएगी तो मकान ले लेगा। पर अब जब मीना का आना अनिश्चित था तो उसके सामने मकान ढूंढने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। निखिल ने अपने ऑफिस के बाहर एक चाय वाले बुजुर्ग जो इसी ऑफिस से रिटायर्ड थे को अपना एजेंट बना रखा था। उसे जो भी लेना होता वह बाबा को बोल देता, बाबा ले लेता और शाम को निखिल को दे देता। निखिल 200 रुपए रोज के बाबा को दे देता, बाबा उसे बड़े आशीर्वाद देता। बाबा को इन रुपयों से शाम का जुगाड़ हो गया। निखिल ने उसी बाबा से अपने लिए कोई कमरा ढूंढने को कहा। 1-2 दिन बाद जब बाबा की दुकान पर वह बैठा चाय पी रहा था तब बारिश होने से वह अकेला ही ग्राहक था। तब उसे दोबारा बाबा से कमरे के लिए कहा। बाबा ने उससे कहा कि कमरा तो उसके घर पर ही है, ऊपर अलग हिस्सा बना हुआ है, नया ही बना है। वह उसने अपने लड़के के लिए बनाया था पर अब वह बाहर रहता है तो वह खाली है। बाबा आगे हिचकते हुए बोला कि उसका लड़का बाहर बैंक में काम करता है, चपरासी है, पर वह निकम्मा है, नशेड़ी है, तो उसकी अपनी बीवी से नहीं पटती। सरकारी नौकरी के चक्कर में उसकी एक सुंदर और पढ़ी लिखी पर बिन माँ बाप की लड़की रेणु से शादी हो गई। पर शादी के बाद उसकी हरकतों से रेणु काफी परेशान थी। उसका पति राकेश हर शुक्रवार शनिवार घर आता है पर रेणु उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। कोई और सहारा न होने से घर में पड़ी रहती है, पर बाबा और उसकी पत्नी से हर समय लड़ाई के मूड में रहती है। वह मानती थी कि उन दोनों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे वह घर के काम में बहुत होशियार है पर बदजुबान हो गई है, इसलिए बाबा डर रहा था निखिल को रखने में कि कहीं वह रेणु निखिल से मुंह जोरी न कर बैठे। इसी सब की वजह से बाबा ने भी शराब पीनी शुरू कर दी। वह देर रात घर जाता, चुपचाप रोटी खाकर सो जाता है। खैर निखिल के बहुत कहने पर बाबा उसे अपना घर दिखाने को राजी हो गए। निखिल के पास शादी में मिली नई बुलेट मोटरसाइकिल थी। वह बाबा के साथ उनके घर पहुंचा। एक पतली सी गली में घर था। बाबा का मकान तो ठीक ठाक बना था। दरवाजा रेणु ने ही खोला। अस्त व्यस्त चेहरे पर झुंझलाहट भरी हुई, पर जब उसने कोई मेहमान देखा तो रेणु थोड़ी संभली। निखिल ने आगे बढ़कर नमस्ते की तो उसने मुस्कुराकर जवाब दे दिया। निखिल अपने साथ मिठाई लाया था तो उसने रेणु को डिब्बा देते हुए कहा, पहली बार घर आया हूँ, यह रख लीजिए। मकान में नीचे वाली मंजिल पर बाबा और उनकी पत्नी रहते थे। ऊपर नया बना हुआ पोर्शन था जिसमें 2 कमरे, एक स्टोर और एक बाथरूम और बाहर बरामदा था। एक कमरा बंद था और दूसरे में रेणु रह रही थी। दोनों कमरे आपस में बीच के दरवाजे से मिले थे। बाबा ने निखिल को बिठाया और बड़ी घबराहट से निखिल से पूछा, चाय पियोगे? और दिन होता तो रेणु तमक कर कुछ जवाब दे देती, इसलिए उन्होंने धीरे से पूछा। इससे पहले कि रेणु कुछ कहती निखिल ही बोल उठा, हाँ भाभी के हाथ की चाय तो जरूर पीऊंगा। रेणु चाय लाई तो निखिल ने हंसकर उससे कहा, मुस्कुराकर चाय पिला रही हैं या इनकी तरह मुझसे भी नाराज हैं? रेणु शायद पहली बार हंस पड़ी। अब निखिल ने उसी से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मुझे केवल एक कमरा चाहिए और हाँ, इसका जो किराया मैं दूंगा वह सिर्फ तुम्हारा होगा, बाबा और अम्मा को नहीं देना होगा। बाबा चुप रहे। उन्हें मालूम था कि उन्हें तो वैसे ही रोज के पैसे निखिल दे ही देता है। बाबा बोले, आपसे किराया कैसा? पर निखिल बोला, नहीं, मैं 3000 रुपए किराए के दूंगा। कम हो तो बता दीजिए, पर कमरा देना है या नहीं यह भाभी बताएंगी, क्योंकि इन्हीं के हिस्से से ले रहा हूँ।
रेणु बोली मैं मना नहीं करूंगी, आप रह लीजिए, पर आप पीते तो नहीं है न? निखिल बोला नहीं, मैं नहीं पीता और आप झगड़ा मत किया करो, बाबा को भी नहीं पीने दूंगा। समस्या केवल यह थी कि इस पोर्शन में बाथरूम केवल एक था। रेणु को 3000 आते दिख रहे थे तो वह बोली आप ये वाला बाथरूम इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं आपके उठने से पहले नहा लिया करूंगी या नीचे वाला इस्तेमाल कर लूंगी। तो बात तय हो गई। अगले दिन निखिल सुबह ही होटल से अपना सामान ले आया। बाबा ने बहुत कहा कि चाय आपको रेणु दे दिया करेगी, पर निखिल ने साफ कहा नहीं, मेरे पास गैस स्टोव है, मैं बना लिया करूंगा और खाना मेरा टिफिन का आता ही है, वह दे जाया करेगा। पर रेणु ने जोर देकर कहा नहीं, मेरे रहते आप चाय वगैरह मत बनाइएगा। अब रेणु निखिल की मदद भी कर रही थी और मीठे से बोल भी रही थी। निखिल का टिफिन सुबह जल्दी ही आ जाता क्योंकि उसका फील्ड वर्क था। शाम का टिफिन घर पर आ जाता। उसके बहुत मना करने पर भी रेणु उसके आने पर टिफिन गर्म कर देती। अगले दिन शनिवार को रेणु का पति राकेश घर आया। चूंकि निखिल घर पर था तो राकेश ने उसे नमस्ते की और नहाकर उसके पास आकर बैठ गया। उसकी हैसियत नहीं थी निखिल के पास बैठने की। निखिल इंस्पेक्टर और वह चपरासी, और सबसे बड़ी बात वह नशेड़ी था। निखिल ने उससे कहा नशा मत किया करो तो वह मुस्कुरा दिया। बार बार किसी न किसी बात पर रेणु उसे झिड़क रही थी। रात को निखिल कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे रेणु और राकेश के झगड़े की आवाज फिर आई। देर रात उसके धीरे धीरे रोने की आवाज आती रही। सुबह निखिल की आंख जब रेणु से मिली तो उसकी आंख सूजी हुई थी। दोपहर बाद राकेश वापस चला गया। शाम को निखिल ने बाबा से कहा मुझे कुछ खाने पीने का सामान और एक तकिया लाना है, क्या वे रेणु को उसके साथ भेज सकते हैं? वह सामान पकड़ कर ले आएगी और हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। रेणु सकुचाती रही पर उसकी सास ने कहा दरोगा जी कह रहे हैं तो चली जा। उसकी सास को भी मालूम था कि जब से निखिल बाबा को पैसे दे रहा है तब से उनका घर खर्च आराम से चल रहा है। रेणु की सास वैसे ऊंचा सुनती थी तो बातचीत कम ही करती थी। निखिल ने अपने कमरे से रेणु के कमरे के दरवाजे को हल्के से खटखटाया तो रेणु ने खोला। निखिल बोला यहाँ की बोरियत से तुम्हें बाहर ले जा रहा हूँ, अच्छे से तैयार हो जाना। रेणु मुस्कुरा दी और बोली फिर पहले नहा लेती हूँ। वह निखिल की बाइक पर संभल कर बैठ गई। निखिल को कुछ लेना तो था नहीं। उसने रेणु के साथ चाट पकौड़ी खाई और रेणु के मना करने के बावजूद भी उसे शॉपिंग के लिए ले गया। कहकर उसके हाथ में कुछ रुपए दे दिए और कहा ये बचने नहीं चाहिए, कम पड़े तो और ले लेना बाहर आकर। निखिल बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर में रेणु मुस्कुराती हुई बाहर आई। उसके पास एक थैला था। उसने बचे रुपए निखिल को लौटने चाहे तो निखिल ने कहा रख लो। उन्हें निकले 1 घंटा हो गया था। निखिल ने फटाफट एक तकिया खरीदा और कॉफी पाउडर, कुछ नाश्ते का सामान भी लिया और वे घर आ गए। रात को निखिल नहाकर लुंगी और टी-शर्ट में बैठा मोबाइल देख रहा था तो रेणु उसके लिए खाना गर्म करके लाई। निखिल ने उससे पूछा बाबा और अम्मा कहाँ गए? रेणु बोली पड़ोस में जागरण है, वहाँ गए हैं, देर रात आएंगे। बाद में बिस्तर पर बैठे बैठे रेणु ने उसे अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। राकेश की सरकारी नौकरी के लालच में उसके मामा मामी ने उसकी शादी यहाँ करके अपना पल्ला झाड़ा, वह रो रही थी। निखिल ने उसे प्यार से चुप कराया तो रेणु ने उसके कंधे पर सर रख लिया। थोड़ी देर बाद सास ने आवाज देकर पूछा दरोगा बाबू सो गए क्या? तो रेणु ने कहा बहुत देर पहले ही सो गए थे। अगले दिन में उसके पास मीना की मां का फोन आया। मीना का इन्फेक्शन पूरा ठीक नहीं हुआ था, उसे बुखार भी हो रहा था। मीना उसे याद कर रही थी। निखिल ने ऑफिस में अधिकारी से बात करके 2 दिन की छुट्टी ली और दोपहर को ही अपनी ससुराल चला गया। 1-1.5 दिन वह मीना के पास रुका। मीना उसे देखकर बहुत खुश हुई, वह बहुत हिम्मत वाली थी। मीना बोली पर तुम्हारी बहुत याद आती है। निखिल ने कहा जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने साथ ही ले जाऊंगा। निखिल तीसरे दिन वापस ड्यूटी पर आ गया। वह सीधे ऑफिस ही आया। रात को लौटते में निखिल काफी लेट हो गया, कुछ ऑफिस का काम था। उसने मोटरसाइकिल खड़ी की तो बाबा ने बाहर आकर पूछा आज बड़ी देर कर दी। निखिल ने हंसकर कहा एक गाड़ी पकड़ी थी, उसे ही निपटा रहा था। अब की बार जैसे ही राकेश शाम को घर पहुंचा निखिल उसे अपने साथ घुमाने ले गया। उसने एक रेस्तरां में बैठकर 1 घंटे राकेश को समझाया और नशा छोड़ने को कहा। राकेश रुआसा होकर बोला मुझे रेणु मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, इसी गुस्से में मैं नशा करता हूँ। निखिल ने उससे कहा तुमने अपनी हालत देखी है, कितने गंदे रहते हो, ऐसे में कोई बीवी गुस्सा तो करेगी ही। निखिल ने राकेश को एक सैलून ले जाकर उसका हुलिया ठीक करवाया, शेव करवाई, फिर उसे एक नई लुंगी और कुर्ता दिलवाया। घर ले जाकर उसने राकेश से कहा जाकर खुशबूदार साबुन से रगड़ कर नहाओ और पाउडर लगाकर नए कपड़े पहनकर आओ। राकेश पर न जाने निखिल का क्या जादू काम किया, वह वैसा ही करता गया जैसा निखिल कह रहा था। रेणु रसोई में खाना तैयार कर रही थी। निखिल ने उसे आवाज देकर कहा आज मैं भी खाना खाऊंगा, सबके साथ मेरा टिफिन भी तुम खाने में मिला लेना।
हम सब नीचे चादर बिछाकर खाना खाएंगे। रेणु मुंह बिचका कर बोली, इस घर में ऐसा कहा होता है। बाबा तो अभी आकर नशा करेंगे और उनका लाडला ऊपर बैठा नशा कर रहा होगा, मेरे तो कर्म फूट गए यहाँ आकर। निखिल हंसकर बोला, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। खाना बन गया हो तो तुम भी नहाकर कपड़े बदल कर आओ, राकेश अभी थोड़ी देर में आएगा। निखिल ने राकेश से कह दिया था कि नहाकर वह उसके कमरे में बैठ जाए। रेणु कुछ समझी नहीं थी, पर उसका खाना बन चुका था। इधर निखिल ने बाबा को भी आज न पीने को कह दिया था, तो वे और अम्मा भी बाहर दालान में बैठे थे। रेणु ने झुंझलाहट से कहा, अब क्या करूं? निखिल ने उससे कहा, बाहर दालान में चादर बिछाओ और खाना लगाओ सबके लिए, और ये रखो मिठाई का डिब्बा। खाना लगा दिया रेणु ने, और फिर उसने पूछा, राकेश कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं गिरा पड़ा नशे में? निखिल ने हंसते हुए राकेश को आवाज दी। राकेश आया तो उसे देखकर बाबा, अम्मा और रेणु तीनों चौंक गए। इतना साफ सुथरा तो उसे उन्होंने शादी के दिन ही देखा था। निखिल ने उससे कहा, चल अपनी अम्मा और बाबूजी के पैर छू और माफी मांग। राकेश मदारी के चेले की भांति जैसा निखिल कह रहा था करता गया। रेणु बहुत खुश थी, शायद इतने दिनों बाद वह राकेश के करीब बैठी थी और उसकी थाली में से ही खा रही थी। खाने के बाद निखिल ने कहा, आप सब जानते हो कि मैं दरोगा हूँ, भले ही पुलिस में न सही पर अब इस घर में किसी ने शराब पी या नशा किया तो उसे थाने में बंद करा दूंगा। और राकेश, अब तुम सोमवार की सुबह 4 बजे वापस जाया करोगे। मैं सुबह तुम्हें स्टेशन छोड़ दिया करूँगा। अगली दोनों रात रेणु के कमरे से झगड़े की आवाज नहीं आई। सोमवार की सुबह रेणु 3 बजे ही उठ गई और राकेश के लिए खाना बनाकर पैक कर दिया। निखिल उसे स्टेशन छोड़ आया। राकेश की स्थिति भी सुधरती गई। निखिल ने उसका इलाज भी लोकल डॉक्टर से शुरू करवा दिया था। राकेश ने नशा बिल्कुल छोड़ दिया। अब उधर मीना भी ठीक हो गई थी। अगले दिन शुक्रवार था। राकेश शाम को आ गया था। इस बार वह 2 दिन की छुट्टी और लेकर आया था। इस बार राकेश अम्मा और रेणु के लिए कपड़े और बाबा के लिए कुर्ता पायजामा भी लाया। सब खुश थे। नशा छोड़ने से अब राकेश की सेहत भी सुधरने लगी थी। सोमवार को रेणु ने व्रत रखा और शाम को मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि अगर उसका पति सही रास्ते पर चलेगा तो वह एक अच्छी पत्नी और बहू बनेगी। हालांकि निखिल ने जो उसकी जिंदगी में उजियारा किया तो रेणु तो उसे भगवान मानती थी। उसने बाबा अम्मा के सामने ही निखिल के पाँव छुए कि उसके आने के बाद यह घर घर बन गया। अब की बार जब राकेश घर आया तो इस घर में एक उत्सव का सा माहौल था। कोई किसी से नाराज नहीं था। राकेश ने बताया कि अगले महीने उसका तबादला इसी शहर में हो जाएगा। इस तरह से एक सही इंसान की वजह से राकेश का परिवार एक हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहिनी है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब गांव से ताल्लुक रखती थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का कामकाज करवाया करती थी। उन्होंने मुझे घर में पूरा नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैं जब भी अपने भाई से कुछ पैसे मांगती तो वह भाई को मना कर देती और यही कहती कि इसे पैसे अब देने की कोई जरूरत नहीं, अगर आज तुमने इसे पैसे दिए तो यह आगे चलकर और ज्यादा चीजों की डिमांड करेगी। मेरी भाभी हमेशा ही भाई को भड़काया करती थी। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी बीवी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करता था। मैं मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ करती थी। अब मैं दिन रात यही सोचा करती थी कि जब मेरी भी शादी होगी तब मैं खूब मजे किया करूंगी। इस तरह मैं अपनी जिंदगी काट रही थी। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने भाभी से कहा कि वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे हैं, जिसे सुनते ही भाभी जल्दी खड़ी हो गई और कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है। वह कहने लगी, मेरा मतलब है कि मैं खुद अपनी ननंद के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढी हूँ। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैंने सोचा चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी, क्योंकि वह भी एक औरत है और मेरी शादी भी एक अच्छे से घराने में करेगी। यही सोचते सोचते अब कुछ दिन बीत चुके थे। तभी भाभी एक दिन हमें कहने लगी कि मोहिनी, एक लड़के के यहाँ रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैंने यह बात कही कि भाभी आपने तो उस लड़के को मुझसे मिलवाया नहीं, तब भाभी कहने लगी, यह कोई बात हुई, लड़कियां भला लड़कों से मिलती है क्या? मैंने कहा कि ठीक है, तो आपने भाई से क्यों नहीं मिलवाया? दोस्तों, मेरी भाभी जो थी वह बड़ी ही चालाक किस्म की थी, जो उन्हें पता था कि मेरी शादी में लड़के वालों की डिमांड के अनुसार उन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मेरे भाई से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घराने के लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है।
और खुशी की बात तो यह है कि इस लड़के के परिवार वालों ने शादी के लिए कोई डिमांड नहीं की, यानी कि हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। जिसे सुनकर भाई कहने लगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे मेरी बीवी पर पूरा गर्व है, वह मेरी बहन के लिए बेहतर ही चुनेगी। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, भाई के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। मैं बड़ी बेकरार हो रही थी, अब आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का परिवार होगा और मुझे अपने भाई भाभी के घर नौकरानी बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद गलत थी। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि किस्मत में हमारे क्या लिखा होता है यह हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बड़ी ही सादगी के साथ उस दिन मेरी शादी हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो बहुत ही पुराना सा घर था, जहां पर दीवारों को भी बिल्कुल भी पेंट नहीं किया था। मैंने सोचा कि शादी वाला दिन है, कम से कम लड़के वालों को अपने घर की मरामत तो करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बस इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, घर का हाल बहुत ही ज्यादा अलग किस्म का था, बल्कि हमारे घर से भी यह घर बहुत ही ज्यादा छोटा था। घर में मेरी सास और मेरे पति ही अकेले रहा करते थे। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग थी, इसी वजह से कुछ रस्म करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन जैसे मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, कमरे का मंजर देखकर मैं तो थोड़ा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर ऐसा था जैसे मानो सदियों से बिखरा पड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई थी। मेरे पति ने कमरे में भेजकर मुझे कहा कि मैं कुछ देर बाद वापस आता हूं, तुम बैठकर यहाँ आराम करो। अब मैं बिस्तर पर बैठकर बड़ी बेबसी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा चलो घर जैसा भी हो, लेकिन पति तो अच्छा निकला, क्योंकि उसने शादी के दौरान हमसे कोई भी डिमांड नहीं की थी, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब मैं अपने पति के साथ आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। पति को कैसे अपनी तरफ करना है, यही सोच सोचकर मैं मन ही मन बड़ी ही खुश हो रही थी। लेकिन फिर पूरे 2 घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वह जिस हाल में आया था उसे देखकर मैं पूरी चौंक गई थी, क्योंकि वह पूरा नशे में धुत था। लेकिन अभी तक भी मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वह सच्चाई जिसे मेरे भाभी ने मुझसे और मेरे भाई से छुपा कर रखा था। मेरी भाभी ने बड़े ही चालाकी से यह खेल खेला था। सुबह सुबह मेरी सास दरवाजा खटखटाने लगी थी। वह मुझे कहने लगी कि बहू जल्दी उठो और घर की साफ सफाई करो, जिसे सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुकी थी। भला कौन सी सास बहू को दूसरे दिन घर की सफाई के लिए कहती है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद इनका यही रिवाज होगा, इसी वजह से मैं नहा धोकर कमरे के बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई करो। बहुत टाइम से घर की अच्छी सफाई नहीं कर पाई थी, तो तुम आ गई हो तो अब से तुम ही किया करोगी। यह सब देखकर मैं आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी सास की तरफ देख रही थी। इसका क्या मतलब था, लेकिन नई नई शादी हो जाने की वजह से मैं अभी अपने सास से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, इसी वजह से मैं चुप रही। इसी तरह मैंने सारा दिन घर की सफाई में बिता दिया था। मैंने सोचा चलो आज मेरा पहला दिन है और ससुराल में तो यह सब तो करना ही पड़ता है, और घर भी तो मेरा खुद का ही है। यह सोचकर मैंने रात का खाना बनाकर तैयार भी कर दिया था। मेरी सास ने खाना खाया और जब मैं अपने पति का इंतजार करने लगी तो मेरी सास मुझे कहने लगी थी कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद खा लेगा। अपनी सास की बात को मान लिया था और वही खाना खाने लगी थी और मेरी सास अपने कमरे में चली गई। तब मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज फिर रात को मेरा पति लेट वापस आया था और वह आज भी नशे की हालत में था, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ी ही परेशान होने लगी। मेरा पति रोज रात को नशे की हालत में आता और मेरे साथ जो जबरदस्ती करता। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरी भाभी ने ही मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उन्होंने मेरी शादी शराबी के साथ कर दी, जिसके बदले में ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा दिल बहुत किया था कि मैं अभी जाकर अपने भाई भाभी को यह सारी सच्चाई के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई फिर से मुझ पर यकीन नहीं करेगा और फिर वह भाभी का ही साथ देगा। इसी वजह से मैंने उसे अपनी किस्मत समझकर आगे की जिंदगी बिताने लगी थी। मन ही मन में बहुत दुखी थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। घर की हालत भी खराब होते जा रही थी, क्योंकि मेरा पति एक दिन पैसा कमाता तो दूसरा दिन उसे पैसे को उड़ा देता। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी भी कर सकूं। मेरे ससुराल में 2 गाय थी जो मेरी सास की थी। वह गाय का दूध बेचकर ही अपने घर का गुजारा किया करती थी। मैंने धीरे धीरे गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया था। मैं दूध बेचने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी।
धीरे धीरे मेरे हालत बेहतर होना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा पति भी जबरदस्ती इन पैसों को छीनकर शराब पीने के लिए चला जाया करता था। मैं अपनी किस्मत को बहुत ही कोसती थी, भगवान ने आखिर मुझे किस चीज की सजा दी है। तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मां बनने के खुशी में मुझे अपनी जिंदगी में एक रोशनी की किरण मिली थी। बच्चों को देखकर ही मैंने अपने आने की जिंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अच्छी किस्म की थी। बच्चे की खुशी में उसने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। अब वह घर के कामकाज में भी मेरी मदद किया करती थी। मेरा पति इस हालत में भी मेरे साथ गलत ना करें, इसी वजह से उसने मुझे अपने साथ अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी थी। इसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी। पति का तो प्यार इस जन्म में मिला ही नहीं और ना ही मुझे मेरे माँ बाप का मिला है। कम से कम मेरे खुद के बच्चों को तो मुझे प्यार मिलेगा, यही सोचकर मैं बहुत ही खुश थी। फिर पूरे 9 महीनों के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे घर के हालत भी फिर से खराब होने लगे थे, क्योंकि मेरा पति तो कोई कामकाज बिल्कुल भी नहीं करता था। उसे बिल्कुल भी मेरे बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। मेरी सास थी जो मेरे बच्चों को देखभाल किया करती थी। फिर 1 महीने के बाद मैंने फिर से दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। 1 महीने दूध ना बेचने की वजह से जो मुझसे दूध खरीदा करती थी, उन्होंने किसी और से दूध लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब मुझे दूध बेचने में थोड़ी परेशान होने लगी थी। मैं जब शाम को अपने बच्चों के पास आती तो भूख से बिलखते रहते और रो रहते होते, जिसे देखकर मुझे काफी दर्द भी होता है। मन ही मन में बहुत दुखी होती कि कम से कम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मेरी सास मुझे बहुत हिम्मत दिया करती थी। वह मुझे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानो, देखो कहीं दूसरी जगह पर जाकर दूध बेचा करो, शायद वहाँ किसी को जरूरत हो। यही सोचकर दूसरी जगह पर जाकर लोगों के घरों में दूध बेचना फिर से शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे दूध की बिक्री होने भी लगी। लोग दूध के बदले मुझे काफी अच्छी कीमत भी दिया करते थे, जिससे मेरे घर के हालत बहुत बेहतर होने भी शुरू हो चुके थी। एक दिन जहां मैं दूध बेचने के लिए रोज जाया करती थी, वह एक औरत थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। वह औरत मुझे कहने लगी कि तुम्हारा दूध बाकी दूध वालों के मुकाबले काफी फ्रेश होता है। तुम एक काम करना, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा सा बंगला पड़ता है, तुम वहाँ पर ही रोज दूध देकर आना। वहाँ पर तो तुम्हें काफी अच्छे पैसे भी दे। जिसे सुनते ही मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हुई थी। मैं बहुत ईमानदार लड़की थी, मैंने कभी भी दूध में मिलावट नहीं की थी। इसी वजह से लोग मुझसे दोबारा दूध खरीदा करते थे। दूसरे दिन उस औरत के कहे के मुताबिक मैं उस पते पर पहुंच चुकी थी। वह घर बाकी घरों के मुकाबले काफी अलग सा था। जब मैं उस बंगले का दरवाजा खटखटाया तो सामने एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ा सी गई थी। वह मुझे देखकर घूर कर कहने लगा कि आप कौन हो? मैंने कहा जी, मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर फ्रेश दूध की जरूरत है। उस आदमी ने कुछ देर मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर मुझे पूछने लगा, तुम दूध में मिलावट तो नहीं करती? मैंने यह कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार इस दूध को खरीदे, जब आप इसे खरीदेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। फिर उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद मुझे कहा, ठीक है, तुम रोज मुझे 1 लीटर दूध रोज दिया करो। दूध देने के बाद मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। अब मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मुझे एक और जगह पर दूध बेचने का काम मिल चुका था। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करने लगी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम ही नहीं थी। अभी भी बहुत सारी परेशानी आनी बाकी थी। एक दिन मैं उस आदमी के घर दूध बेचने के लिए गई। जब उसने दरवाजा खोला तो कुछ देर बाद ही अंदर से एक बहुत ही तेज एक बच्चे की रोने की मुझे आवाज आने लगी। वह आदमी भागता हुआ उस बच्चे को चुप कराने के लिए घर के अंदर चला गया। बच्चे की पुकार से मैं भी अंदर भागती हुई आई थी। उसका बच्चा बहुत ही जोरों से रो रहा था। वैसे वह बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था, जैसे वह आदमी बच्चों को चुप करा रहा था। मैं एक माँ थी और इसी वजह से मैंने उस बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, मैं इसे चुप करा देती हूँ। वह आदमी मुझे बड़ी बड़ी आंखें देखते हुए कहने लगा कि तुम तो एक लड़की हो और तुम कहाँ से बच्चों को संभाल पाओगी? तभी मैंने उनसे कहा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक बार मुझ पर यकीन करें। जब उसने बच्चे को मेरी गोद में दिया तो वह थोड़ी ही देर बाद वह बच्चा चुप हो चुका था। वह आदमी मुझे फिर से बड़ी बड़ी गहरी आंखों से देख रहा था। तभी मुझे कहने लगा कि तुम्हारी उम्र से तो यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। कुछ देर बाद बच्चा शांत हो जाने से मैंने उस आदमी को वापस कर दिया और दूध देने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी।
अब मैं रोज दूध के देने के बाद उस आदमी के साथ बातचीत किया करती थी। वह आदमी बड़ा ही शरीफ इंसान था। उसने बताया था कि उसका एक ही बच्चा है और बच्चे की डिलीवरी के बाद उसकी मां चल बसी थी, तभी से वह बच्चे को खुद ही संभाल रहा है। उसे बहुत दिक्कत होती है बच्चे को संभालने में। मैंने कहा तो आप किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी भी कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी दूसरी औरत दूसरे बच्चे को मां जैसे प्यार बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तभी उस आदमी ने मेरे बच्चे के बारे में भी पूछा। मैंने भी उसे अपनी कहानी बता दी थी। वह आदमी काफी नेक दिल इंसान था। अब मैं रोज उसके घर दूध बेचा करती थी और उसके बच्चे के साथ थोड़ा वक्त भी बिताया करती थी। उसका बच्चा मेरे साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। अब मैं इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति तो दिन रात अब नशे की हालत में रहता था। उसे तो मेरी और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती थी, बल्कि उसे तो अपने खुद की सगी मां की भी कोई फिक्र नहीं रहती थी। मेरी सांस थोड़ी बुजुर्ग होती जा रही थी। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को संभालना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरा बच्चा बहुत तेज बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों बच्चे जुड़वा हो जाने की वजह से दोनों को ही तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को निमोनिया हो चुका है। इसके लिए काफी सारे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं भागती हुए घर आकर अपने पति से भीख मांगने लगी थी, लेकिन वह तो मुझे धक्का देकर दोबारा घर से चला जा चुका था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जिन जिन घरों में दूध बेचा करती थी, मैं वहां जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही घर बचा था। मैं भागती हुई उस आदमी के घर पहुंची थी। मुझे इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर वह आदमी मुझे कहने लगा, क्या हुआ मोहिनी? मैं जल्दी से उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे अभी कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरे बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा पति भी पूरा निकम्मा है। वह अभी मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसे तो मेरे बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कुछ देर तो वह आदमी सोचने लगा और फिर उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी पूरी होश उड़ चुकी थी। वह आदमी मुझे कहने लगा कि आज मैं दूध तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैंने कहा, अभी आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी वह कहने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। वह कहने लगा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। देखो, मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी अपने बच्चों के लिए एक माँ की जरूरत है। तुमने मेरे बच्चे को एक माँ जैसे प्यार दिया है और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ काफी अच्छे तरीके से घुल मिल चुका है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर चुप हो चुकी थी। वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। तभी वह मुझसे कहने लगा कि तुम अपनी पति की भी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वैसे उसे मैं कुछ पैसे देकर तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगा ताकि तुम आराम से मुझसे शादी कर सकती हो। देखो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारा पति कभी भी तुम्हारे आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों के साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। वह एक शराबी इंसान है। एक शराबी इंसान के साथ जिंदगी क्या होती है वो तो तुम अच्छे तरीके से जानते हो, और तुम कब तक ऐसे धक्के खाती रहोगी। मैं चुपचाप उस आदमी की सारी बात सुन रही थी। वह आदमी जो बातें कर रहा था वह एक हिसाब से बहुत ही सही कह रहा था। मैंने जब से शादी की है मैंने तब से कई सारे दुख खुद ही झेले हैं। मेरे पति ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। उसने कभी भी मेरी जरूरत को नहीं समझा, और अगर आज मैं उस आदमी की बात नहीं सुनती तो मेरे बच्चों की भी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपने बच्चों के लिए उस आदमी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तभी मैंने उस आदमी की बात को मान लिया था। फिर उस आदमी ने मेरे कहे मुताबिक मुझे 1 लाख दिए थे, जो मैंने अपने बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाया। कुछ दिन मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा और इसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल से सेहतमंद हो चुके थे। मैं वापस अपने घर ले आए। अब कुछ दिन बाद वह आदमी मेरे घर पहुंचा। उसने मेरे पति को 2 लाख दिए। उसके बदले में मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। उसने एक बार भी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं भी चुपचाप डिवोर्स के पेपर पर साइन करके उस आदमी के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद मैं उस घर आकर रहने लगी। कुछ दिन तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी के दिल में मेरे बच्चों को लेकर जो मोहब्बत था उसे देखकर मैं पूरी पिघल चुकी थी। वह आदमी सच में नेक इंसान था। वह मेरे बच्चों में कभी भी फर्क नहीं करता। उसने मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार दिया था। जब भी वह शाम को घर वापस आता तो अपने बच्चे के साथ साथ मेरे बच्चों के लिए भी खिलौना लेकर आता। अब धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होने लगा था।
मैं अपने पति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कहा, तुम मेरी जिंदगी में आए हो और मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मेरे बच्चों को बेहतर बाप मिल चुका है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद अभी भी मैं अपनी जिंदगी में परेशानियां झेल रही होती। इसके आगे मैं उसे कुछ कहने की वाली थी कि तभी मेरे पति ने मुझे चुप करते हुए कहा, जो वक्त गुजरा है उसे छोड़ो और जो वक्त है इसे अच्छे से एंजॉय करो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैंने जो किया वो सही था या नहीं? आप कमेंट करके बता सकते हैं।